everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 4th चैप्टर क्लाइमेट यानी जलवायु। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होती है, जलवायु क्या होती है। अलग अलग ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नताएं पाई जाती हैं। देखना, जो अलग अलग ऋतुएं होती हैं, जो हमारे अलग अलग सीजन्स होते हैं, जैसे समर सीजन है, विंटर सीजन है, मानसून सीजन है, अलग अलग सीजन्स में मौसम की जो दशाएं होती हैं, जो हमारी वेदर कंडीशंस होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विंटर सीजन में हम हैवी वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं और विंटर सीजन में जो हमारा टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, और समर सीजन में हम लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, समर सीजन में जो हमारा टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। इस तरह से अलग अलग सीजन्स में जो हमारी वेदर कंडीशंस है उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये किस वजह से होते हैं, इनका रीजन क्या होता है। ये भिन्नताएं मौसम के तत्वों, जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं, वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे तापमान यानी टेम्परेचर, वायुदाब एयर प्रेशर, पवनों की दिशा और गति विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी एंड वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। ये जो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ वेदर है, इनमें जब भिन्नताएं यानी इनमें जब डिफरेंसेस होते हैं उस टाइम पर हमारी वेदर कंडीशंस में डिफरेंसेस आते हैं। अब यहाँ पर देखना, एक वेदर होता है, एक क्लाइमेट होता है। ये दोनों वर्ड लगने में सेम दिखते हैं, लेकिन वेदर और क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि वेदर और क्लाइमेट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन वेदर और क्लाइमेट एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मौसम क्या होता है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होता है। जो वेदर होता है वो एनवायरमेंट की मोमेंटरी स्टेज होती है यानी टेम्परेरी स्टेज होती है। मौसम हर मिनट में, हर घंटे में चेंज होता रहता है। जैसे अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है। इस तरह से जो वेदर होता है, जो मौसम होता है वो मोमेंटरी होता है, कम समय के लिए होता है। और जलवायु लंबे समय की मौसमी दशाओं की औसत होती है। जो हमारी क्लाइमेट है वो एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जो जलवायु होती है वो लंबे समय तक होती है, मतलब जो जलवायु में चेंज होते हैं वो लगभग 40 से 50 साल के बीच में जलवायु में चेंज होते हैं, या इससे भी ज्यादा टाइम में चेंज होते हैं। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन या एक हफ्ते में, लेकिन जलवायु में बदलाव 50 या इससे भी अधिक वर्षों में होता है। जो हमारा मौसम होता है, जो वेदर होता है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। मौसम जैसे हमारा समर सीजन आ गया, फिर विंटर सीजन आ गया, और जो जलवायु होती है वो बहुत लंबे टाइम में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अब एक क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा विवाद, बहुत बड़ा मुद्दा अभी चर्चा में फैला हुआ है। क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सारे क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं। लेकिन जो मौसम होता है वो जल्दी जल्दी बदलता है। क्लाइमेट इज द कलेक्शन ऑफ वेदर्स। क्लाइमेट जो होती है वो वेदर का कलेक्शन होता है। जितने भी अलग अलग हमारे वेदर आते हैं वो सारे क्लाइमेट के अंदर आते हैं। लेकिन जो वेदर होता है, वेदर इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट। वेदर, मौसम एक क्लाइमेट का पार्ट है। क्लाइमेट इज द कलेक्शन ऑफ वेदर एंड वेदर इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट। इस तरह से मौसम क्षणिक होता है यानी मोमेंटरी होता है, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है। इस तरह से यहाँ मौसम और क्लाइमेट में डिफरेंसेस देखा जाता है। नेक्स्ट आती है मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता, कि इंडिया की जलवायु मानसूनी होने के बावजूद भी इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जो वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो अलग अलग होती है। सबसे पहले मानसून क्या होता है। मानसून से अभिप्राय एक ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है। लेकिन जो मानसून होता है उसमें सीजन्स के अकॉर्डिंग जो विंड डायरेक्शन है उसमें चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं मानसून। भारत की जलवायु है उष्ण मानसूनी, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारत जो इंडिया है वो आता है हमारा साउथ एशिया में। तो इंडिया की जलवायु और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनकी जलवायु
एक जैसी पाई जाती है। मानसून की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। इसका मतलब है कि भारत की जो जलवायु, जो क्लाइमेट है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश आते हैं उनके बीच एकता, मतलब उन दोनों की जो वेदर कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेट कंडीशंस है, वो एक जैसी है, मतलब मानसूनी प्रकार की हैं। एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारी क्लाइमेट कंडीशंस है वो एक जैसी तो है, उसके बावजूद भी वहां की हर एक रीजन में अलग अलग कंडीशंस पाई जाती हैं। मतलब प्रादेशिक भिन्नताएं, अलग अलग रीजन्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं वेदर और क्लाइमेट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंडिया का लेते हैं, दक्षिण में जो केरल और तमिलनाडु की जलवायु है और उत्तर में जो उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु है वो एक दूसरे से अलग अलग है। जो साउथ में जो केरल और तमिलनाडु की जो क्लाइमेट है वो अलग प्रकार की है, क्योंकि वहां पर सम जलवायु पाई जाती है, वहां पर ज्यादा वुलन क्लोथ्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो क्लाइमेट है वो इससे बहुत अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस तरह से इंडिया की जो क्लाइमेट है वो उष्ण मानसून, यानी मानसून होने के बावजूद भी इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जो वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस है वो अलग अलग पाई जाती हैं। देखना, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को टच कर लेता है, और अगर हम सर्दियों में लेह की बात करें तो लेह का जो टेम्परेचर होता है सर्दियों में लगभग -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू में जून के महीने में किसी एक दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री या इससे भी अधिक हो जाता है। अगर उसी दिन हम अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले की टेम्परेचर चेक करेंगे तो वहां का टेम्परेचर मुश्किल से 19 डिग्री यानी 19 डिग्री तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में जो टेम्परेचर है, नाइट का टेम्परेचर, वो -45 डिग्री तक गिर जाता है। अगर उसी रात का हम चेन्नई का टेम्परेचर चेक करेंगे तो 20 डिग्री या 22 डिग्री तक रहता है। देखना, जो इंडिया में सीजन्स के अकॉर्डिंग हमारे टेम्परेचर में चेंजेस होते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम 24 घंटे का टेम्परेचर अगर चेक करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल केरल और तमिलनाडु में, यानी केरल, तमिलनाडु या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रात और दिन के टेम्परेचर में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ता है। अगर हम थार के मरुस्थल का टेम्परेचर चेक करेंगे तो जहां पर दिन में थार के मरुस्थल का टेम्परेचर 50 डिग्री या इससे अधिक होता है, उधर रात का टेम्परेचर उसका 15 डिग्री या 20 डिग्री पाता है। इस तरह से एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में भी जो दिन और रात का टेम्परेचर होता है उसमें चेंजेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्षन की प्रादेशिक विविधता की किस प्रकार बारिश के आधार पर भी इंडिया के अलग अलग रीजन्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हिमालय में वर्षन हिमपात के रूप में होता है, जबकि इंडिया के दूसरे रीजन्स में जो बारिश है वो जल की बूंदों के रूप में होती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जो हमारा टेम्परेचर है वो लो होता जाएगा। इस तरह से हिमालय में पूरी हिम की नदियां बहती हैं, बर्फ की नदियां बहती हैं, और इंडिया के दूसरे रीजन्स में जो बारिश होती है वो पानी की बूंदों के रूप में होती है। जिस तरह से वर्षण की प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती है, मतलब वर्षण की जैसे प्रकार में भी भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार से वर्षण की मात्राओं में भी भिन्नता पाई जाती है। मतलब बारिश कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा होती है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापुंजी और मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय की खासी पहाड़ियों में, जो मौसिनराम है वहां पर होती है सबसे ज्यादा बारिश। और इसका अगर अपोजिट हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है। मतलब मौसिनराम में जहां पूरे वर्ष अगर हम औसत देखें, एवरेज देखें तो बारिश होती है 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा, राजस्थान में 9 सेंटीमीटर या इससे कम या इससे ज्यादा होती है। इस तरह से इंडिया के हर एक रीजन में अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर हम मेघालय के तुरा रीजन की बात करें तो तुरा रीजन में जहां एक दिन में जितनी बारिश होती है, राजस्थान के जैसलमेर में शायद 10 सालों में भी उतनी बारिश ना होती हो। इसी तरह से पश्चिमी हिमालय, अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करें और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर वार्षिक वर्षा मुश्किल से 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है। और उन्हीं दिनों में अगर हम मेघालय की बात करें तो वहां पर वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अगर हम जून जुलाई या जून और अगस्त, जुलाई अगस्त के महीनों में अगर हम बात करें तो जो हमारे
सारे गंगा का डेल्टा का मैदान है और उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर मूसलाधार बारिश होती है और हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान आते हैं। उसी टाइम पर यानी जुलाई और अगस्त में जहां पर गंगा डेल्टा उड़ीसा के तटीय मैदानों में बारिश होती है, तूफान आते हैं, उसी टाइम पर अगर हम 1000 दूर किलोमीटर स्थित अगर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की बात करें तो वहां पर जो बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती, और वहां का जो तटीय क्षेत्र है वो शांत और शुष्क रहता है। इस तरह से इंडिया के अधिकतर रीजन्स में जो बारिश होती है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 महीनों में होती है। अगर हम केरल और तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर लौटता हुआ मानसून आता है, यहाँ मतलब वहां पर बारिश होती है सर्दियों के महीने में, या तो होती है वहां पर नवंबर में या होती है वहां पर दिसंबर में। इस तरह से इंडिया के पूरे रीजन्स में कहीं पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, कहीं पर आते हुए मानसून से बारिश होती है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है। इस तरह से इंडिया के अलग अलग रीजन्स में इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी, इतने डिफरेंसेस वेदर और क्लाइमेट में होने के बावजूद भी वहां की जलवायु अगर हम टोटल देखें तो वहां की जलवायु मानी जाती है मानसूनी टाइप की। सेकेंड पार्ट में हम करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक यानी फैक्टर रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, और सेकंड आता है वायुदाब और पवन संबंधी कारक यानी फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। फर्स्ट हम देखेंगे स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। उसमें फर्स्ट आता है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक मेजर फैक्टर है भारत की जलवायु को इफेक्ट करने वाला। देखिए अक्षांश में क्या होता है। अक्षांश सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, भारत किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड पे लोकेट है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और उसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर इंडिया लोकेट है। जो कर्क रेखा है वो पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये आता है नॉर्थ वाला और ये आता है साउथ वाला। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कर्क, ये वाली है कर्क रेखा यानी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। इस प्रकार से भारत का जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है और कर्क रेखा के दक्षिण में जो पार्ट है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। देखिए जो ये नॉर्थ वाला एरिया है, इस कर्क रेखा से जो ये ऊपर वाला एरिया है ये पड़ता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध में यानी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में, और ये जो हमारा साउथ वाला पार्ट है ये पड़ता है हमारा उष्ण कटिबंध में यानी ट्रॉपिकल जोन में। इस तरह से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नदर्न वाला पड़ता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध में और ये साउथ वाला पड़ता है हमारा उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ से जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ से जाती है इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर के पास होती है सारा साल गर्मी, भूमध्य रेखा के पास क्या है सारा साल ऊंचे तापमान पाए जाते हैं। इस तरह से अगर भूमध्य रेखा पर गर्मी होती है तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या है सारा साल ऊंचा तापमान पाया जाता है, और जो दैनिक और वार्षिक यानी जो डेली और एनुअल जो वेरिएशंस है टेम्परेचर के वो बहुत ही कम हमें अनुभव होते हैं, कम पाए जाते हैं यहाँ पर। अगर हम नॉर्थ वाले पार्ट की बात करें तो ऊपर वाला है शीतोष्ण कटिबंध। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, और ऊपर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर लो होता चला जाएगा। इस तरह से शीतोष्ण कटिबंध में जो है दैनिक और
वार्षिक तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। एनुअल और डेली वेरिएशंस टेम्परेचर के बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और वहां पर जलवायु जो है बहुत विषम पाई जाती है। लोकेशन और रिलीफ में नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा हिमालय पर्वत यानी हिमालय माउंटेन। उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक का कार्य करता है। देखिए हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को किस तरह से इफेक्ट करता है। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को दो तरह से इफेक्ट करता है। फर्स्ट आता है कि हिमालय पर्वत भारत को उत्तरी पवनों से बचाता है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के पास पैदा होती हैं। देखिए उत्तरी पवनें होती है जो नॉर्थ पोल पर यानी उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सर्कल के पास जो पैदा होती हैं वे होती हैं उत्तरी पवनें। ये पवनें बहुत ठंडी होती है, इनको नॉर्थ कोल्ड विंड भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत देखिए जैसे ये यहां पर है हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत है हमारा इंडिया पड़ता है एशिया महाद्वीप में यानी एशिया कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में इंडिया पड़ता है। हिमालय माउंटेन इधर ऊपर से आने वाली ठंडी पवनों से यहाँ पर जो ये ठंडी पवन इंडिया में एंट्री करती हैं, एंट्री करने से पहले हिमालय पर्वत यहाँ पर एक दीवार के रूप में अड़ जाता है। इस तरह से ऊपर से आने वाली ठंडी पवनों को हिमालय पर्वत इंडिया में एंट्री नहीं करने देता, उनको यहीं पर वो ब्लॉक कर देता है। इस तरह से हिमालय पर्वत भारत को साइबेरिया यानी आर्कटिक सर्कल से आने वाली उत्तरी पवनों से भारत की रक्षा करता है। और सेकंड क्या है, दूसरा हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। देखिए जो यहाँ से दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, जो केरला की तरफ से आता है, जब ये मानसून पवनें यहाँ पर जाती हैं, यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, हिमालय पर्वत इन पवनों को उधर नहीं जाने देते यानी हिमालय से पार नहीं होने देता। तो जितना भी जो प्रेसिपिटेशन है, जितना भी जो वर्षा है वो कहां पर होती है, इंडिया के अंदर ही होती है। इस तरह से एक तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी पवनें और एक इधर नीचे से दक्षिण पश्चिम मानसून से जो हमारी वर्षा होती है वो हिमालय से इधर ना होकर सारी इधर होती है। इस तरह से इन दो तरह से हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है जल और स्थल का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। देखिए भारत के दक्षिण में तीन ओर हिंद महासागर और उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है। जो हमारा इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, इंडिया का साउथ वाला पार्ट तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है यानी हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय पर्वत है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। देखिए जो हमारी लैंड बॉडी है, लैंड बॉडी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो हमारी वाटर बॉडी है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदितापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब विकसित हो जाते हैं। देखिए जब स्थल और जल जब ठंडे और गर्म होते हैं उस टाइम पर वहां क्या होता है, एयर प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। और एयर प्रेशर जब वहां पर क्रिएट हो जाती है तो फिर क्या होता है, वहां की जो विंड होती है उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। उस चेंज के कारण फिर क्या होता है, वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। जब उनकी विंड डायरेक्शन, विंड की जो मूवमेंट होती है, उनका ट्रांसफर होता है, उस टाइम पर जो मानसून पवनें हैं उनका रिवर्सल हो जाता है यानी उत्क्रमण हो जाता है। देखिए स्थलीय और जलीय भाग किस तरह से गर्म और ठंडे होती हैं और कैसे वहां पर एयर प्रेशर क्रिएट होता है, अब यहां पर हम डिटेल में देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये है हमारी लैंड बॉडी और ये है हमारी वाटर बॉडी। यहां पर आ जाएगा सन। डे टाइम पर सन की रेज लैंड बॉडी पर भी पड़ती हैं और वाटर बॉडी पर भी पड़ती हैं। देखिए जो हमारी लैंड बॉडी है, जो हमारा स्थलीय भाग है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। इट गेट्स हीटेड अप फास्टर एंड कूल्स फास्टर। और ये जो वाटर बॉडी है, जो हमारा जलीय भाग है, वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, जैसे सन की रेज लैंड बॉडी पर पड़ी, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर कम है, जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां पर आता है हमारा लो प्रेशर, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर पड़ता है हमारा
हाई प्रेशर, देखिए लो प्रेशर कैसे पड़ता है, यानी निम्न वायु दाब कैसे पड़ता है। जो सन की रेज जब हमारी लैंड बॉडी पर पड़ती है तो वहां क्या होता है, जो स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने के चक्कर में जो उसके ऊपर हवा चलती है, जो विंड चलती है उसके ऊपर, वो भी जल्दी गर्म हो जाती है। जब हवा गर्म हो जाती है, वो गर्म होकर क्या होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो क्या हो जाएगा, वहां पर लो एयर प्रेशर हो जाएगा। और ये जो वाटर बॉडी है वो देर से गर्म होती है, और देर से गर्म होने पर क्या होता है, यहाँ पर जो विंड है वो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और जो हमारी सरफेस विंड है वो कहां से कहां पर चलती है, सरफेस विंड चलती है हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सरफेस विंड जो हमारी स्थलीय पवनें होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। देखिए यहाँ पर है हाई प्रेशर दिन के टाइम पर, और यहाँ पर है लो प्रेशर। तो जो हमारी पवनें है वो कैसे चलेंगे, वो इस डायरेक्शन में चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। इनको बोला जाता है सी ब्रिज। ये जो दिन के टाइम पर पवनें कैसे चलती हैं, समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। अगर हम नाइट का देखें तो रात को ये जो सिचुएशन है बिल्कुल उल्टी हो जाती है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। जब रात होती है उस टाइम पर क्या होता है, लैंड बॉडी जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और जल्दी ठंडी होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर क्रिएट होता है नाइट के टाइम पर, और यहां पर होता है लो प्रेशर, क्योंकि ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, और जो वाटर बॉडी है वो देर से ठंडी होती है। इसका मतलब जो वाटर बॉडी है वो रात के टाइम पर गर्म है और लैंड ठंडी है, तो यहां पर हो जाएगा रात के टाइम पर लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर और यहां पर लो प्रेशर। तो विंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। विंड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, विंड चलेंगी स्थल से समुद्र की तरफ, इनको बोला जाता है लैंड ब्रीज। तो इस तरह से जो हमारी हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनता है वो इस तरह से बनता है, और जो पवनों की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो जो लैंड बॉडी और वाटर बॉडी है, लैंड बॉडी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो वाटर बॉडी है, जो हमारे जलीय भाग है, वो देर से गर्म और देर से ठंडे हो जाते हैं। और इस तरह से जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो सारा यहाँ पर क्रिएशन है वो इस तरह से क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है समुद्र तट से दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सी कोस्टल। इसमें क्या होता है, ये कैसे भारत की जलवायु को इफेक्ट करता है। देखिए लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। मतलब भारत की जो कोस्टल लाइन है वो बहुत लंबी है, उसके कारण क्या है, जो तटीय प्रदेश है यानी जो कोस्टल पर जो स्थित जो हमारे रीजन है, उन रीजन में समकारी जलवायु पाई जाती है। मतलब ना तो वहां पर गर्मी होती है, ना वहां पर सर्दी होती है, पूरा साल एक जैसी क्लाइमेट वहां पर, वेदर क्लाइमेट वहां पर पाया जाता है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। जो इनर वाले पार्ट्स हैं, इंडिया के इनर वाले जो रीजन्स हैं, उसमें क्या होता है, जो समकारी जलवायु होती है उससे वो वंचित रह जाते हैं। मतलब भारत के अंदरूनी भागों में जलवायु समकारी ना होकर कैसी है, विषम जलवायु है। वहां पर सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। यही कारण है मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। देखिए जो हमारा कोस्टल रीजन है, जैसे मुंबई को ले लो या कोंकण तट को ले लो, यहाँ पर समकारी जलवायु पाई जाती है, और यहाँ पर जो जलवायु की विषमताएं हैं, जो ऋतु परिवर्तन है, जैसे सर्दी गर्मी मानसून, जो ऋतु परिवर्तन है, उनका जो अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो मुंबई या कोंकण तट वाले निवासी नहीं कर पाते, क्योंकि मुंबई और कोंकण तट तटीय प्रदेश है और वहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है, समकारी जलवायु पाई जाती है। दूसरी ओर अगर हम अंदर वाले एरियाज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, अमृतसर है, ये सारे जो एरियाज हैं, इनमें क्या होता है कि मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे अंदर वाले पार्ट है, इंडिया के जो बीच वाले पार्ट है, उसमें क्या होता है, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। वहां पर विषम जलवायु पाई जाती है, ना कि समकारी जलवायु। इस तरह से समुद्र तट से दूरी भी भारत की जलवायु को इफेक्ट करने वाला एक मेजर फैक्टर है। देखिए नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी एल्टीट्यूड फ्रॉम
सी लेवल, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। देखिए ये बात तो सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे हम हिल स्टेशन पर, फॉर एग्जांपल हम हिल स्टेशन पर गए हैं, उस टाइम पर वहां का टेम्परेचर कम होगा और उसी टाइम पर अगर हम मैदानी एरियाज का टेम्परेचर देखें तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। एग्जाम्पल देखें हम, जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, पर जनवरी में अगर हम टेम्परेचर देखें आगरा और दार्जिलिंग का, तो आगरा का टेम्परेचर मिलता है 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का टेम्परेचर मिलता है हमें 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही लैटिट्यूड पर है। देखिए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ये दोनों सेम वर्ड है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। लैटिट्यूड होता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं उसको बोला जाता है लैटिट्यूड, और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई ये होता है जैसे हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, आगरा और दार्जिलिंग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, फिर भी अगर हम जनवरी का टेम्परेचर देखें तो दोनों के टेम्परेचर में बहुत फर्क है, क्योंकि आगरा इज इन यूपी एंड दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल। जो दार्जिलिंग है वो है हिल स्टेशन, और दार्जिलिंग ऊंचाई होने के कारण यानी ऊंचे स्थान पर स्थित होने के कारण जो दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत कम पाया जाता है एक ही लैटिट्यूड पर स्थित होने के कारण। उसी टाइम पर अगर हम आगरा का देखें, आगरा यूपी में है, मतलब मैदानी एरियाज में है। आगरा का लैटिट्यूड अगर हम देखें तो लैटिट्यूड पाया जाता है 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड का भी हमारे जो भारत की जलवायु है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक ही लैटिट्यूड पर स्थित होने के कारण भी मतलब जो दार्जिलिंग और जो आगरा है वो अलग अलग जनवरी में उनका टेम्परेचर पाया जाता है। लोकेशन और रिलीफ से रिलेटेड लास्ट फैक्टर की हम बात करेंगे, उच्चावच यानी रिलीफ। भारत का भौतिक स्वरूप तथा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति और दिशा, ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। देखिए भारत का पूरा भौतिक स्वरूप यानी भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन हमने पढ़ा है। भारत का जो फिजिकल डिवीजन है, मतलब भारत में कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदानी एरियाज हैं, तो अलग अलग स्थलाकृतियों में वहां का तापमान यानी वहां का टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वहां की विंड डायरेक्शन और वेलोसिटी, वहां का स्लोप यानी ढाल, मतलब इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या है प्रभावित करता है भारत का भौतिक स्वरूप और उच्चावच। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल जो है अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, और जबकि इसी दौरान यानी इसी टाइम पर जो पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार है वो पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई पहाड़ी है, यहाँ से जून जुलाई के बीच यानी जून जुलाई में होता है मानसूनी जो हमारी विंड चलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो विंड चलती है, तो ये विंड यहाँ पर क्या है मॉइस्चर से भरी हुई होती है, मतलब इनमें पानी होता है। इस ढाल को बोलते हैं पवन भिमुखी ढाल यानी विंडवार्ड। ये होता है पवनाभिमुखी, मतलब जहां पर पवन सीधे अटैक करती है, यहाँ पर आती हैं। जब ये पवन इधर आने के बाद जब ये ऊपर उठती है तो क्या हो जाता है, इनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की बजाय ये जो पवन जो मॉइस्चर से भरी हुई है ये विंड यहीं पर प्रेसिपिटेशन कर देती है, मतलब यहीं पर इनसे वर्षा हो जाती है। और जबकि यहाँ पर वर्षा करने के बाद जब ये पवन इधर आती है तो इनका मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस ढाल को बोलते हैं हम लीवार्ड। लीवार्ड यानी पवन विमुखी ढाल, ये पवनाभिमुखी ढाल, ये पवन विमुखी ढाल। इस ढाल पर जब ये विंड इधर आती है तो इन पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता और यहाँ पर बारिश नहीं होती। इसी कारण जो यहाँ पर दिया गया है कि जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ये अधिक वर्षा इसीलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ से विंड यहाँ पर टकराती है, टकराने के बाद जब ये ऊपर उठती है तो इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, और कम होने के बाद ये यहीं पर इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब वर्षा हो जाती है। और जब ये वर्षा करने के बाद ये विंड जब इधर आती है, पवन विमुखी ढालों पर आती है, लीवार्ड पर आती है, तो यहाँ पर मॉइस्चर खत्म होने के कारण यहाँ पर
बिल्कुल वर्षा नहीं होती, तो पवन विमुख स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से क्या है, भारत का जो उच्चावच है यानी जो ऊंचाई है, उच्चावच रिलीफ जो है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखिए जो वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक है वो किस तरह से भारत की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण। देखिए वायुदाब और पवनों का किस तरह से धरातल पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरह से वो भारत की जलवायु को इफेक्ट करते हैं। देखिए जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, मतलब वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वहां का टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जो आसपास के एरिया है वहां का टेम्परेचर लो हो जाता है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। इस तरह से जो हमारी सरफेस विंड्स हैं, जो हमारी स्थलीय पवनें हैं, वो चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब कर्क रेखा पर जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो कर्क रेखा पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर होने के कारण आसपास का जो हाई प्रेशर का जो हमारी विंड है वो हाई प्रेशर की विंड लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू कर देती है, मतलब कर्क रेखा की तरफ बहना शुरू कर देती है। इस तरह से जो वायुदाब और जो पवनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पवनों का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना, इस तरह से ये जो उनका डिस्प्लेसमेंट है, ये पवनों का धरातल पर वितरण जो है वो भारत की जलवायु को इफेक्ट करने के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब पवनें हमारी हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सेकंड आता है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों और विभिन्न वायु सहनतियों और जेट प्रवाह के अंतर्वाह प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। देखिए वायु सहनतियां क्या होती है, वायु सहनतियां होती हैं वायु की पेटियां, जैसे हमारी जेट प्रवाह पेटी है। जेट प्रवाह क्या होता है, देखिए जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पर जो प्लेन्स ऊपर उड़ाए गए थे, जो वायुयान ऊपर उड़ाए गए थे, उनका क्या हुआ कि उन्होंने ऊपर एक हवा का अनुभव किया, एक हवा को महसूस किया। वो हवा कैसी थी, जिस डायरेक्शन में वो अपनी प्लेन को उड़ाना चाह रहे थे उस डायरेक्शन में अपनी प्लेन को उड़ा नहीं पाए, मतलब उनको उस हवा का विरोध करना पड़ा। तो इस तरह से वो हवा, उन्होंने उस हवा का नाम क्या रख दिया, जेट प्रवाह के नाम से उस हवा का नाम रखा, तो उसको बोला जाता है जेट प्रवाह। जेट प्रवाह क्या होता है कि मतलब एक ऊपरी वायु संचरण में, मतलब धरती से ऊपर यानी शोभ मंडल में ऊपरी जो वायु संचरण में एक वायु पेटी है जिसको जेट प्रवाह कहा जाता है। तो भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों और विभिन्न वायु सहनतियों, मतलब अलग अलग वायु की पेटियां शोभ मंडल के ऊपरी वायु संचरण में पाई जाती हैं, और वायु सहनती और जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न वायु जो परिसंचरण है हमारा, वो भी भारत की जलवायु को बहुत बड़ी मात्रा में इफेक्ट करता है। थर्ड क्या है कि शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों और दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। देखिए शीतकाल में यानी सर्दी की ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर के ऊपर। देखिए जब भूमध्य सागर से जो पवनें चलती हैं ईस्ट की तरफ, यानी जब वो भारत की तरफ चलती हैं तो अपने साथ नमी लेकर आती हैं, मतलब मॉइस्चर अपने साथ लेकर आती हैं। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है, फिर वो चलता है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ देखिए, मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ पर जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की पवनें इस तरह से ईस्ट की तरफ भारत की तरफ चलती हैं, और भारत की तरफ यहाँ इंडिया में एंटर करने के बाद ये यहाँ पर क्या करती हैं, यहाँ पर बारिश करती हैं। जो हमारी सर्दी के मौसम में जो बारिश होती है वो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। तो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों और दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाब। देखिए उष्णकटिबंधीय अवदाब क्या होते हैं, देखिए मानसून काल में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस टाइम पर एक उष्णकटिबंधीय अवदाब पैदा होता है, मतलब वहां का टेम्परेचर गर्म होने के कारण वहां पर एक पतली वायु बन जाती है। मतलब जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पर क्या है, वायु पतली हो जाती है, मतलब वायु पतली होकर क्या हो जाती है, ऊपर उठना शुरू हो जाती है। इससे वहां पर एक गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण
कारण उत्पन्न वर्षा के अनुकूल दशाएं। देखिए जब वो गर्त या गड्ढा बन जाता है लो प्रेशर का, तो चारों तरफ से का जो हाई प्रेशर है, जहां पर कम टेम्परेचर है, वो हवाएं लो टेम्परेचर की तरफ चलना शुरू कर देती है उस गर्त को भरने के लिए। और जब वो लो प्रेशर की तरफ आते हैं तो बीच में जो हमारे ओशियंस पड़ते हैं, जो समुद्र पड़ते हैं, वहां से वो मॉइस्चर उठा लेती हैं, अपने साथ नमी उठा लेती हैं। इस तरह से नमी उठाने के बाद जब वो लो प्रेशर की तरफ आती हैं तो वहां पर वर्षा करती हैं। इस तरह से भारत में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं किससे पैदा होती हैं? उन्हीं पवनों से पैदा होती हैं। इस तरह से शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों के कारण और दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के कारण जो है उत्पन्न वर्षा की दशाएं अनुकूल हो जाती हैं। इस तरह से ये जो तीन फैक्टर्स हैं, ये वायुदाब और पवनों से जुड़े फैक्टर्स हैं और ये भी भारत की जलवायु को बहुत बड़ी मात्रा में इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ITC-Z की। देखिए ITC-Z क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। देखिए ITC-Z क्या होता है, इसकी पिक्चर एक बार मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा सन और ये कोई है लैंड बॉडी। जब सन की रेज इस बॉडी पर बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा और यहाँ का जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो जाएगा। देखिए जब सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं उस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ जो वायु की परत है, वायु की परत बिल्कुल पतली हो जाती है। पतली होने के कारण क्या है कि वायु ऊपर उठने लग जाती है। देखिए आपने देखा होगा जब हम गैसों को गर्म करते हैं तो जब गैस जितनी गर्म होती है उतनी ये अलग अलग डायरेक्शंस में भागना शुरू कर देती है, मतलब गैस एक जगह पर नहीं रुकती। वही कंडीशन यहाँ पर है कि जब सूरज की किरणें बिल्कुल लैंड बॉडी पर सीधी पड़ती हैं तो वहां की जो वायु है बिल्कुल पतली होकर ऊपर उठ जाती है। इस तरह से यहाँ का टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो हो जाता है और जो आसपास के जो एरिया है वहां का टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई हो जाता है। देखिए जहां पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, मतलब जहां पर टेम्परेचर लो होता है और जहां पर सर्दी ज्यादा होती है वहां पर हमेशा प्रेशर हाई होता है, क्योंकि वहां की जो वायु है वो हैवी होती है और ऊपर नहीं उठ पाती। इस तरह से यहाँ की जो हाई प्रेशर है वो हाई प्रेशर से पवने लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। यहाँ से पवने यहाँ पर चलना शुरू कर देती हैं। इस तरह से क्या होता है, जो यहाँ पर हमारे ओशंस पड़ते हैं, जो हमारी वाटर बॉडी पड़ती है बीच में, ये पवने इस ओशन से मॉइस्चर उठाना शुरू कर देती है, नमी उठाना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है, नमी उठाने के बाद जब ये इससे टकराती हैं तो यहाँ पर ये बारिश करती हैं। इस तरह से यही हमारा क्या है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिक्षेत्र यानी ITC-Z की मतलब मेनली ये जो मैंने जो आपको फिगर बना के दिखाया है ITC-Z में मेनली यही होता है। देखिए जो भारत में मानसून आता है वो भी ITC-Z से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, जब सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो वहां पर ITC-Z का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, मतलब वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, मतलब सूरज नीचे की ओर सरकना शुरू कर देता है, मतलब या तो इक्वेटर पर या फिर नीचे कैप्रिकॉर्न पर यानी मकर रेखा पर सरकना शुरू कर देता है, तो उस टाइम पर ये जो ITC-Z का जो मतलब हमारा गर्त या गड्ढा बनता है वो भी धीरे धीरे नीचे सरकना शुरू कर देता है। जब सर्दी के मौसम में सूरज नीचे सरकता है और ITC-Z भी नीचे आता है तो वहां पर इसी बात पर वर्षा निर्भर करती है, मतलब बारिश वहां पर इसी कारण होती है। इस तरह से जो ITC-Z है उसमें क्या होता है, यहाँ पर अब हम डिटेल इसकी देखेंगे कि विषुवत वृत्त पर स्थित अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र यानी लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है, गर्म होकर वायु क्या है ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। जुलाई के महीने में ITC-Z 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। मानसूनी गर्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के कारण क्या है बारिश होती है, इसीलिए इसको मानसूनी गर्त कहा जाता है। ITC-Z के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवने हैं वो 40 और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को
पार कर जाती है। उसके बाद क्या होता है कि कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल क्या होता है कि पृथ्वी का जब रोटेशन होता है तो पृथ्वी अपने रोटेशन के दौरान क्या है, एक फोर्स क्रिएट करती है। अर्थ अपने रोटेशन के दौरान एक फोर्स क्रिएट करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, कोरियोलिस बल बोला जाता है। कोरियोलिस बल के कारण विषुवत वृत्त को पार करने वाले जो व्यापारिक पवने हैं, ये वाली व्यापारिक पवने, उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ये जो व्यापारिक पवने जो 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं, वे व्यापारिक पवनों की जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती हैं। और इन्हीं पवनों को, मतलब जो इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसी को क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जो हमारे इंडिया में आता है केरला की तरफ से। तो इस तरह से ये ITCZ जो है, ITCZ के कारण भी क्या है, मानसून प्रभावित होता है और वहां क्या है, बारिश होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल नीनो और भारतीय मानसून। देखिए एल नीनो क्या होता है, एल नीनो से पूरे विश्व का जो मौसमी चक्र है वो बिगड़ जाता है। एल नीनो हर 5 या 10 साल में एक बार क्रिएट होता है। एल नीनो होता है कि साउथ अमेरिका के जो पेरू तट पर ये धारा क्रिएट होती है। साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहां पर ऐसा माना जाता है, जो महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी धारा प्रवाहित होती है। तो एल नीनो में पेरू के तट पर स्टार्टिंग में क्या थी, ठंडी धारा थी। तो हर 5 या 10 साल में एक बार ऐसा होता है कि वो जो ठंडी धारा है वो गर्म धारा के रूप में क्रिएट हो जाती है। और जब वो गर्म धारा बनती है तो इससे पूरे विश्व की जलवायु को इफेक्ट पहुंचता है। मतलब वहां की पहले ठंडी जलवायु थी, उसके बाद वहां की जो धारा गर्म होने के बाद वहां की जो जलवायु है वो गर्म हो जाती है। उससे क्या होता है कि कई बार ये जो एल नीनो होता है तो उससे जो भारतीय मानसून है वो भी लेट हो जाता है। पेरू की जो पेरू तट पर जो गर्म धारा बहती है उससे वहां की जलवायु गर्म हो जाती है, जिससे वहां पर वाष्पन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जब वाष्पन ज्यादा होता है, कुछ पहले आर्द्र था, कुछ और आर्द्र हो जाता है। इससे क्या होता है कि कई जगह पर तो बारिश बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है, कई जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। इससे पूरे विश्व में कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा की जो सिचुएशंस है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से जो एल नीनो होता है वो पूरे मौसमी चक्र को बदल देता है। देखिए जो एल नीनो होता है, एल नीनो को पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा के नाम से भी बोला जाता है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल में प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। देखिए इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल हैं और पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के पास उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। मतलब पहले वो ठंडी धारा होती है, बाद में गर्म धारा में परिवर्तित हो जाती है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम जो है प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार समझा जाता है कि एल नीनो में जब वो गर्म धारा के रूप में परिवर्तित होती है तो वो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार समझा जाता है, जो अस्थायी रूप से यानी अस्थायी यानी वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित होता है। मतलब जो पेरू के साउथ अमेरिका में जो पेरू के तट पर जो पहले ठंडी धारा होती है, जिसको पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा भी बोला जाता है, वो उसके ऊपर आकर प्रतिस्थापित हो जाती है। मतलब ठंडी धारा गर्म धारा के रूप में बदल जाती है। ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है गर्म होने के बाद। इसके निम्न परिणाम होते हैं, जब वो ठंडी धारा गर्म धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो क्या होता है वहां पर कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता हो जाती है। क्योंकि पहले ठंडी थी फिर गर्म हो गई तो वाष्पन भी क्या होता है, उसमें अनियमितताएं शुरू हो जाती हैं। पलवक की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि समुद्र में मछलियों की जो संख्या है वो घट जाती है। तो पेरू तट पर जो ये एल नीनो होता है उसकी वजह से ये सिचुएशंस वहां पर क्रिएट हो जाती हैं। एल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बालक ईसा। बालक ईसा उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है हर 5 या 10 साल में।
पेरू दक्षिण गोलार्ध में है, यानी हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है पेरू। और तो वहां पर जो है दिसंबर का महीना जो है वो गर्मी का महीना होता है। उस टाइम पर हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर सर्दी होती है, जहां पर इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और जो सदर्न जो हेमिस्फीयर होता है वहां पर उस टाइम पर गर्मी पड़ती है, गर्मी के मौसम में, यानी दिसंबर के मौसम में गर्मी का महीना होता है पेरू यानी साउथ अमेरिका में। तो इस तरह से क्या जो है एल नीनो है वो भारत के मानसून को बहुत बड़ी मात्रा में इफेक्ट करता है। एल नीनो की वजह से क्या है भारत का जो मानसून है वो लेट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर हमने एल नीनो ITCZ देखा है और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले वायुदाब और पवनों का जो जुड़े कारक है वो हमने यहाँ पर देखे हैं। देखिए क्लाइमेट में आज हम करेंगे मानसून के बारे में पढ़ेंगे कि मानसून कैसे इंडिया में एंट्री करता है, किस तरह से पूरे इंडिया में फैलता है और कैसे इंडिया से वो वापस लौटता है। देखिए मानसून को सबसे पहले हम एक फिगर की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से मानसून इंडिया में एंट्री करता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। यहाँ ऊपर आती है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे आती है दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स। जो नॉर्थ की तरफ से यहाँ पर विंड चलती है भूमध्य रेखा से ऊपर, ये आती है उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में, यानी वो चलती है इस तरह से, उत्तर पूर्वी डायरेक्शन से वो चलती हैं। तो इसीलिए इन पवनों को बोला जाता है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने मतलब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और जो साउथ में जो यहां पवनें बहती हैं वो जाती हैं दक्षिण पूर्व की तरफ से, तो इनको बोला जाता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये इस तरह से बहती हैं, तो इन पवनों को बोला जाता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें यानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। देखिए जब ITCZ भूमध्य रेखा पर होता है यानी इक्वेटर पर होता है। देखिए ITCZ मैंने आपको पहली वाली वीडियो में क्लियर करा दिया था कि ITCZ क्या होता है, फिर भी हम साथ साथ उसको समझ लेंगे कि ITCZ क्या होता है। देखिए जब ITCZ भूमध्य रेखा पर होता है यानी भूमध्य रेखा पर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो उस टाइम पर क्या होता है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। तो इस तरह से जो ये विंड्स हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करती हैं और इन दोनों पवनों का जो अभिसरण होता है, जो इनका मिलन होता है वो होता है भूमध्य रेखा के ऊपर और इनके मिलन से यहाँ पर क्या होती है बारिश होती है। तो ये होता है ITCZ मतलब जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं यानी भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर कहीं भी जब सूरज की किरणें से लैंड बॉडी पर सीधी पड़ती है तो वहां का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो उस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई टेम्परेचर जहां पर होता है, जहां पर लो टेम्परेचर होता है वहां से पवनें लो प्रेशर की तरफ चल पड़ती हैं। तो इस तरह से क्या होता है फिर वहां पर इस तरह से वहां के जो लो प्रेशर है वो उन पवनों से भर जाता है और वहां पर बारिश भी होती है। ये होता है ITCZ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भूमध्य रेखा पर ITCZ होगा तो उस टाइम पर दोनों ये पवनें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ये मिलेंगी भूमध्य रेखा के ऊपर और यहाँ पर बारिश करेंगी। मान लीजिए अगर ये जो ITCZ है ये बनेगा कर्क रेखा के ऊपर, यानी कर्क रेखा के ऊपर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उससे क्या होगा कि ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा और यहाँ सीधी नहीं पड़ेंगी तो यहाँ का जो टेम्परेचर लो हो जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो उस लो प्रेशर वाले गर्त गड्ढे को भरने के लिए यहाँ से ये चल पड़ती हैं इधर से इस तरह से, और यहाँ चलने के बाद ये इधर भूमध्य रेखा को पार करके अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाते हैं यानी राइट साइड की तरफ मुड़ जाती हैं। देखिए ये है भारत में मानसून की एंट्री। देखिए फॉर एग्जांपल ये
इंडिया है, यहाँ से जाती है भूमध्य रेखा। ये रेखा हमारी इंडिया के नीचे से जाती है, मतलब इंडिया हमारा है उत्तरी गोलार्ध में। अब जब कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा, जब कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी, यानी ITC-Z जब कर्क रेखा पर होगा, तो ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने इधर भूमध्य रेखा को पार करके अपने राइट साइड की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इन्हीं पवनों को बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो हमारे इंडिया में आता है, जिससे हमारे इंडिया में 3 या 4 महीने बारिश होती है, वो इन्हीं पवनों के द्वारा होती है। इनको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून पवने। और सबसे पहले ये कहां पर पहुंचती है? ये केरल के तट पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो इस तरह से क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने इधर से भूमध्य रेखा को पार करके कहां पर पहुंच जाती हैं? इंडिया की तरफ पहुंच जाती हैं। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी कोरियोलिस बल के कारण जो है मुड़ जाती है, मतलब कोरियोलिस बल के कारण ये पवने इधर मुड़ जाती हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो इस तरह से जो हमारे इंडिया में मानसून की एंट्री होती है इन्हीं किरणों की, पवनों की वजह से। देखिए, अब हम मानसून को डिटेल में देखेंगे कि मानसून अपनी एक्टिविटीज कैसे करता है। सबसे पहले हम मानसून के बारे में, यानी मानसून की डेफिनेशन देखेंगे कि मानसून होता क्या है। देखिए, मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है मानसून। और मानसून होता क्या है? मानसून होता है कि ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है मानसून। देखिए, भारतीय मानसून की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है भारतीय मानसून का, क्या क्या भारतीय मानसून में क्या क्या आता है। फर्स्ट आता है कि मानसून का आरंभ एंट्री कैसे होती है इंडिया में मानसून की, और स्थल की ओर बढ़ना। एंड भारत में एंट्री करने के बाद मानसून किस तरह से पूरे इंडिया को कवर करता है, पूरे इंडिया को अपने प्रभाव से प्रभावित करता है। सेकंड आता है कि मानसून में विच्छेद होता है, कि कभी कभी क्या है कि लगातार बारिश ना होकर रुक रुक कर बारिश होती है, उसको कहा जाता है मानसून में विच्छेद। फिर होता है मानसून का निर्वर्तन, यानी मानसून का लौट जाना, कि भारत से मानसून किस तरह से लौटता है। ये 3 कंडीशंस यहाँ पर मानसून की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानसून का आरंभ कैसे होता है। देखिए, अप्रैल और मई के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी सीधा पड़ता है कर्क रेखा पर, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड ज्यादा गर्म हो जाता है। मतलब इंडिया के नीचे जो ओशन आता है वो है इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर। इंडिया पड़ता है हिंद महासागर के उत्तर में। तो यहाँ पर ये इंडिया की बात कर रहा है कि उत्तर में स्थित जो विशाल भूखंड, ये भूखंड बोल रहा है इंडिया को, कि उत्तर में स्थित विशाल भूखंड ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है। देखिए, जो न्यून दाब का क्षेत्र होता है, लो एयर प्रेशर, जो मैं आपको बता रही हूँ कि लो एयर प्रेशर होता है न्यून दाब, जिससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, यानी जो हमारा जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, उस जगह पर जो है उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है। वहां पर बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर धीरे धीरे गर्म होता है। हिंद महासागर धीरे धीरे इसलिए गर्म होता है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां कर्क रेखा पर लो प्रेशर बनता है, उधर दक्षिण में, जो मैंने आपको फिगर से समझाया था कि दक्षिण पूर्वी जो हमारी व्यापारिक पवने हैं, जो सन्मार्गी पवने हैं, उनको लो प्रेशर अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों का वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से पवने किधर चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। इन दशाओं में ITC-Z उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जो हमारा ITC-Z है वो कहां पर स्थानांतरित हो जाता है, वो कर्क रेखा पर स्थानांतरित हो जाता है। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने मध्य रेखा पर ना मिलकर कहां पर मिलती हैं, वो कर्क रेखा पर आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के रूप में देखा जाता है। जब ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने जब भूमध्य रेखा को पार करके इंडिया में एंट्री करती हैं, मतलब दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में चलती हैं, तो वो बात यही बताई गई है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को
दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के रूप में देखा जाता है। मतलब भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें किसमें चेंज हो जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों में चेंज हो जाती हैं, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारत की ओर विक्षेपित हो जाती हैं और क्या करती हैं? इक्वेटर को पार करके कहाँ चली जाती हैं? वो भारत की ओर चली जाती हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो मानसून का जो आरंभ है वो किस तरह से इंडिया में होता है, वो सारी डिटेल हमने यहाँ पर समझ ली है। देखिए अब हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इंडिया में मानसून कैसे एंट्री करता है। देखिए यहाँ पर ये सारा जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये सारा है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। सबसे पहले जो यहाँ पर भूमध्य रेखा से ऊपर आकर जब दक्षिण पश्चिम जो मानसून पवनें हैं सबसे पहले एंट्री करती हैं केरल के तट पर। यहाँ पर केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है 1 जून को। उसके बाद धीरे धीरे मानसून ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पर कर्नाटका में आता है 5 जून को। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होना शुरू हो जाती है 5 जून को। उसके बाद इधर मानसून ऊपर बढ़ता बढ़ता यहाँ पर मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है 10 जून के आसपास। 10 जून के आसपास ये यहाँ से इधर अंदर एंट्री कर जाता है। उसके बाद 15 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इधर गुजरात में एंट्री करता है और फिर 1 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून इधर एंट्री करता है कच्छ की रण की तरफ और लास्ट में फिर 15 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है राजस्थान में। इस तरह से ये केरल, कर्नाटका, मुंबई, गुजरात, राजस्थान यहाँ से एंट्री करता हुआ ये हवाएं पूरे इंडिया को कवर कर लेती है यानी पूरे इंडिया में फैल जाती हैं। तो इस तरह से जो मानसून है, जो हमारी दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं, जो मानसूनी हवाएं हैं, वो इस तरह से पूरे इंडिया में फैल जाती हैं। देखिए सेकंड आता है मानसून विच्छेद क्या होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक बारिश ना हो तो इसे कहते हैं मानसून विच्छेद। देखिए जो हमारा मानसून सीजन होता है जो 3 या 4 महीने के बीच में होता है, जैसे जून में मानसून शुरू होता है तो कई बार क्या होता है जैसे 10 दिन बारिश होने के बाद 1 हफ्ता बारिश नहीं हुई, 10 दिन 15 दिन बारिश नहीं हुई, उसके बाद फिर से बारिश होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर 1 हफ्ता बारिश नहीं हुई, फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। इस तरह से बार बार हमें ये लगता है जब बारिश नहीं होती कि अब मानसून चला गया है, लेकिन क्या होता है कि मानसून रुक रुक के बारिश करता है, उसी को बोला जाता है मानसून विच्छेद यानी रुक रुक कर जब बारिश होती है उसे ही कहा जाता है मानसून विच्छेद। उसके बाद लास्ट आता है कि मानसून का निवर्तन कैसे होता है, मतलब मानसून लौटता कैसे है। देखिए जब मानसून के निवर्तन का टाइम होता है, मतलब मानसून के लौटने का टाइम होता है, उस टाइम पर जो सूर्य है, जो सन है, वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, मतलब वो साउथ की तरफ सरकना शुरू कर देता है। और जब सूर्य साउथ की तरफ सरकेगा तो जो हमारा ITC-Z है वो भी सूर्य के साथ साथ क्या है दक्षिण की तरफ सरकेगा। और जब वो दक्षिण की तरफ सरकेगा तो जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो कर्क रेखा पर स्थित थी वो क्या हो जाती हैं, वो नीचे सरकना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जब सूर्य नीचे की तरफ सरकेगा और ITC-Z नीचे सरकेगा तो नीचे क्या होगा लो प्रेशर होना शुरू हो जाएगा और जो ऊपर का टेम्परेचर है, जो हमारे जैसे अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, जैसे अक्टूबर में क्या है ठंडा मौसम होना शुरू हो जाता है यानी टेम्परेचर कम हो जाता है, इस कारण क्या है सूर्य का दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। तो जब सूर्य नीचे की तरफ सरकेगा तो नीचे लो प्रेशर हो जाएगा और जो कर्क रेखा पर जहां पर हमारा मानसून शुरू हुआ था जिस वजह से वहां पर टेम्परेचर कम होने के कारण वहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह से जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कर्क रेखा पर टिकी हुई थी वो भी नीचे सरकना शुरू हो जाएंगी नीचे के लो प्रेशर वाले गर्त या गड्ढे को भरने के लिए। तो इस तरह से मानसून का निवर्तन जब वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें नीचे की तरफ सरकती हैं उसे ही कहा जाता है मानसून का लौटना। देखिए मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगता है, यानी सितंबर के आरंभ में जब थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष मस्त भारत से चला जाता है, यानी मिड अक्टूबर तक क्या है ये भारत के दक्षिणी हिस्से में तो रहता है यानी साउथ वाले पार्ट में रहता है,
साउथ वाले पार्ट को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया से मानसून चला जाता है। देखिए जो मानसूनी पवनें, जब जो लौटती हुई मानसून पवनें हैं वो क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठाती हैं, नमी उठाती हैं और कहां पर बारिश करती है, तमिलनाडु पर, यानी तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करती है। इस प्रकार से जो लौटता हुआ मानसून है उसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। जो उत्तर पूर्वी मानसून है उससे क्या होता है, सिर्फ जो दक्षिण का जो केरल जैसे तमिलनाडु का जो पार्ट है उसी पर मोस्टली वर्षा होती है। तो इस तरह से जो लौटता हुआ मानसून है वो नवंबर दिसंबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी इन महीनों में नीचे बारिश करता है, बाकी पूरे इंडिया से लौट जाता है। तो इस तरह से जो मानसून का हमारे यहाँ पर पूरा चैप्टर क्लियर होता है, किस तरह से मानसून का आरंभ होता है, किस तरह से मानसून में विच्छेद होते हैं, किस तरह से मानसून भारत से लौटता है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारत के पूरे साल को 4 सीजन्स में डिवाइड किया है, यानी 4 ऋतुओं में बांटा है। कौन कौन सी 4 ऋतुएं हैं, देखिए फर्स्ट आती है हमारी शीत ऋतु यानी विंटर सीजन, सेकेंड आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, थर्ड आती है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, यानी जो हमारे बारिश के महीने होती है, बारिश की ऋतुएं होती हैं, वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। और फोर्थ लास्ट हमारा आता है मानसून के निवर्तन की ऋतु, यानी जो लौटता हुआ मानसून है, जब बारिश होना बंद हो जाती है। इस तरह से भारत के सीजन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम करेंगे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु यानी विंटर सीजन और समर सीजन। देखिए भारत में किस तरह से एकदम से टेम्परेचर कम हो जाता है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं, और फिर से किस तरह से टेम्परेचर एकदम हाई होना शुरू हो जाता है और गर्मियां शुरू हो जाती हैं। ये टेम्परेचर में चेंज कैसे आता है, ये सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारी है 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ऊपर से जाती है हमारी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा से नीचे ये हमारी है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता है, उस टाइम पर क्या होता है भारत में, यानी इस भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। मतलब 21 जून पर कर्क रेखा भारत में बिल्कुल सीधा पड़ता है। इस तरह से क्या होती है कि सबसे बड़ा दिन माना जाता है इंडिया में वो, और सबसे छोटी रात होती है। धीरे धीरे क्या है सूरज दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सूरज क्या है नीचे आना शुरू हो जाता है, और 23 सितंबर को सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधा होता है। मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, उतना ही बड़ा दिन होता है, उतनी ही बड़ी रात होती है। फिर धीरे धीरे सूर्य फिर बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर मकर रेखा को यानी 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। सूरज की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। देखिए सूर्य किस तरह से उत्तरायण से दक्षिणायन होता जाता है। मतलब जिस तरह से सूर्य पहले यहाँ पर अपनी सीधी किरणें डालता था, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा थी। मतलब जो हमारा जो उत्तरी मैदान है कर्क रेखा वहां से गुजरती है, और वहां पर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो जो इंडिया में गर्मी का मौसम होता है, यानी गर्मी की ऋतु होती है। धीरे धीरे जब सूरज नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी भूमध्य रेखा पर आ जाता है और धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इस ऊपर वाले सीजन में जैसे यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पर पहले सूरज की किरणें सीधी पड़ती थी तो इंडिया में गर्मी की ऋतु थी। धीरे धीरे सूरज नीचे आना शुरू हो गया और भूमध्य रेखा पर किरणें सीधी पड़ी, तो इंडिया में जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी पड़ना शुरू हो गई। मतलब तिरछी किरणें जाना शुरू हो गई, जिससे इंडिया में जो सनलाइट है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाए। इस तरह से क्या है 21 जून के बाद जब धीरे धीरे सूर्य नीचे आना शुरू हो जाता है तो इंडिया में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और सर्दी की ऋतु आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, तो उस टाइम पर इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्योंकि इंडिया में जो सूरज की किरणें हैं बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं। इस तरह से क्या है जैसे जैसे सूरज नीचे आता है इंडिया में सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे सूरज फिर मकर रेखा से
भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर जैसे जैसे सूरज फिर उत्तरायण होना शुरू हो जाता है तो फिर से इंडिया में क्या है, गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है। इस तरह से सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से क्या है, इंडिया में समर सीजन और विंटर सीजन यानी टेम्परेचर कम और हाई होता है। इस तरह से क्या है, हमारे समर सीजन और विंटर सीजन बनते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शीत ऋतु की। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, जैसे भूमध्य रेखा है, यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा, सूर्य जिस तरह से नीचे आना शुरू हो जाता है उस तरह से क्या है, इंडिया में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। देखिए विंटर सीजन में क्या है, इंडिया में हर जगह पर अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है। मतलब इंडिया में माइनस से लेकर 22-23 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम उत्तरी मैदान का एरिया देखें तो उत्तरी मैदान में क्या है, विंटर सीजन में यानी बिल्कुल जैसे दिसंबर जनवरी का अगर हम महीना देखें तो वहां पर टेम्परेचर आपको मिलेगा 10 या 15 डिग्री सेल्सियस या कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। और उसी टाइम पर यानी दिसंबर जनवरी के महीने में अगर हम हिमालय पर्वत पर देखेंगे यानी बिल्कुल आखिर में देखेंगे यानी ट्रांस हिमालय के एरिया में अगर देखेंगे, जैसे लेह लद्दाख का एरिया है, वहां पर टेम्परेचर -30-40 डिग्री सेल्सियस पर उसी टाइम पर आपको मिलेगा। अगर उन्हीं दिसंबर जनवरी के महीने में अगर हम नीचे केरल, चेन्नई, तमिलनाडु का अगर हम देखेंगे टेम्परेचर, तो वहां पर टेम्परेचर मिलेगा आपको कम से कम 20 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि केरल, तमिलनाडु पर वहां पर समुद्र पास होने के कारण वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है। मतलब ना वहां पर गर्मी ज्यादा होती है ना वहां पर सर्दी ज्यादा होती है। तो इस तरह से क्या है, शीत ऋतु में भी पूरे इंडिया का टेम्परेचर अलग अलग पाया जाता है। कहीं पर बिल्कुल माइनस हो जाता है जैसे हिमालय पर्वत पर, कहीं पर नॉर्मल जैसे 10 या 15 डिग्री सेल्सियस हमारा उत्तरी मैदान में मिलता है, और नीचे केरल, चेन्नई, तमिलनाडु में देखें तो टेम्परेचर 20 या 22 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। देखिए अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो विंटर सीजन उत्तरी मैदान में मिड नवंबर में शुरू हो जाता है यानी मध्य नवंबर में शुरू हो जाता है। उत्तरी मैदान जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इन एरियाज में अगर हम देखें तो सबसे ठंडे महीने होते हैं दिसंबर और जनवरी का महीना। उत्तरी मैदान में जो दैनिक औसत तापमान है वो तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस से कम। और अगर रात का टेम्परेचर हम देखें इन दिनों में तो रात का टेम्परेचर कई बार तो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है यानी हिमांक से भी नीचे चला जाता है। जैसे पंजाब और राजस्थान का अगर हम देखें तो इस तरह से क्या है, जो शीत ऋतु होती है वो उत्तरी भारत में मिड नवंबर में शुरू हो जाती है। देखिए उत्तरी भारत में ठंड बढ़ने के 3 कारण हैं। किन 3 कारणों से उत्तरी भारत में ज्यादा ठंड पड़ती है? देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। देखिए जो हमारे जो तटीय मैदान है, जो तटों पर स्थित है, वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है। ना वहां पर ज्यादा गर्मी होती है ना वहां पर ज्यादा ठंड होती है। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो हमारे उत्तरी मैदान का जो उत्तरी मैदान में आते हैं, उन एरिया समुद्र से दूर होने के कारण यानी समुद्र की समकारी जलवायु से दूर स्थित होने के कारण वहां का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ पाता और वो क्या है, महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। इस कारण से वहां पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ज्यादा ठंड पड़ती है। और सेकंड क्या रीजन है, देखिए निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए उत्तरी भारत से ऊपर पड़ता है हमारा हिमालय का एरिया सारा, तो हिमालय में इन दिनों टेम्परेचर उत्तरी मैदान से भी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो इन दिनों में यानी दिसंबर जनवरी के महीने में क्या होता है, हिमालय पर बर्फ पड़ती है, तो वहां की जो बर्फ पड़ने के कारण जो वहां की शीत लहर है यानी हिमालय की श्रेणियों में जो हिमपात होता है तो वहां से बिल्कुल ठंडी हवाएं आती है जिसको शीत लहर बोला जाता है। जो वे ठंडी हवाएं आती है वे कहां पर आती है, उत्तरी मैदान में। तो इस कारण से शीत लहर की स्थिति उत्पन्न वहां पर हो जाती है, इसलिए उत्तरी मैदान में ज्यादा ठंड पड़ती है। थर्ड कौन सा रीजन है कि फरवरी के आसपास क्या होता है, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी मैदान में यानी उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। मतलब उस साइड भी ठंडा मौसम होता है। जो कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की जो ठंडी पवनें हैं वो भी उत्तरी मैदान की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। शीतलहर उत्तरी मैदान की ओर आना शुरू हो जाती है। इस तरह देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला या कोहरा पड़ता है। देखिए इन 3 कारणों से क्या है, उत्तरी मैदान में बहुत ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। देखिए शीत ऋतु में वर्षा भी होती है। जो हमारी सर्दी की ऋतु होती है जैसे
नवंबर दिसंबर में हल्की हल्की बारिश भी होती है कई बार। तो वर्षा किस कारण से होती है? देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। देखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, वहां से जब ये पवनें पूर्व की तरफ चलती हैं, यानी जब वो भारत की तरफ चलती हैं, तो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में वर्षा करती हैं सर्दी की ऋतु में। और उत्तर पश्चिमी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में बारिश होती है। और वहां की क्या है, जो रबी की फसल है, जो सर्दियों की ऋतु में जैसे गेहूं उगाए जाते हैं, उन फसलों के लिए वो वर्षा काफी हद तक अच्छी साबित होती है। कम वर्षा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। इन्हीं दिनों में लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। इन्हीं दिनों में जब यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, तो हिमालय में थोड़े ऊपर जैसे हम जाएंगे तो टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा। तो हिमालय में जो है वर्षा वो हिमपात के रूप में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए, देखिए जो लौटता हुआ मानसून है, जो उत्तर पूर्वी जो मानसून पवनें हैं, जब वो भारत से वापस लौटती हैं तो वो रास्ते में से बंगाल की खाड़ी में से मॉइस्चर उठाती हैं, यानी नमी ग्रहण करती हैं। और फिर उससे बारिश कहाँ पर करते हैं, वो तमिलनाडु से दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में और दक्षिण पूर्वी केरल के तट पर वो झंझावती बारिश होती है। इस तरह से जो शीत ऋतु में क्या है, कहीं कहीं पर बारिश भी होती है। इस तरह से शीत ऋतु में उत्तरी भारत का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है और सबसे ऊपर यानी हिमालय में अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, बिल्कुल माइनस में चला जाता है। और नीचे अगर हम तटीय मैदानों को देखेंगे शीत ऋतु में, तो वहां का टेम्परेचर बिल्कुल वैसा ही यानी सेम रहता है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है समुद्र की समकारी जलवायु के प्रभाव के कारण। तो इस तरह से हमारे इंडिया में शीत ऋतु में ये घटनाएं घटित होती हैं। देखिए, गर्मी की ऋतु जो होती है यानी समर सीजन में साउथ इंडिया में टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया के बजाय बहुत कम पाया जाता है, यानी उत्तरी मैदान में टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है और साउथ में यानी दक्षिण भारत में टेम्परेचर कम पाया जाता है समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण। देखिए, उत्तरी मैदान में जून के महीने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है, इसलिए वहां पर ITC-Z उत्पन्न हो जाता है, यानी नीचे जो टेम्परेचर कम होता है वहां से हाई प्रेशर की पवनें लो प्रेशर की ओर बहना शुरू हो जाती है, यानी उत्तरी मैदान की तरफ बहना शुरू हो जाती है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी में अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है। यानी हरियाणा, राजस्थान यानी पंजाब में दिन के टाइम पर बिल्कुल गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको लू कहा जाता है, जो कई बार आधी रात तक भी चलती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां चलती हैं और ये हवाएं हल्की बारिश और शीतल हवाएं लाती हैं। देखिए, कई बार तेज आंधियां आती हैं, मतलब मई जून के महीने में, और आंधी के साथ कई बार बारिश भी आती है, जिससे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और गर्मी कम हो जाती है। कई बार स्थानीय तूफानों के साथ तेज मूसलाधार वर्षा और ओले भी पड़ते हैं। देखिए, जो ये आंधियां आती है, कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने के कारण क्या है कि वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश थोड़ी सी तेज हो जाती है और कई बार क्या है ओले भी पड़ जाते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध तूफानों की बात हम करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसूनी बौछारें पड़ती हैं, जो केरल और कर्नाटक में एक आम बात है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने के बाद और मानसून के आने से पहले यानी पूर्व मानसून में कुछ थोड़ी वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है, उनको कहा जाता है कि आम्र वर्षा के नाम से उनको जाना जाता है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी आम वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। देखिए, जो मानसून से पहले कुछ बौछारें पड़ती हैं, कुछ बारिश होती है, वो बारिश वहां की आम की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि वो बारिश आम की फसल को पकाने के लिए हेल्पफुल होती है। देखिए, यहाँ पर
आम्र वर्षा का मतलब ये नहीं है कि वहां की आम की वर्षा होती है। आम्र वर्षा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि वहां जो पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं वो आम की फसल को पकाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। सेकंड आता है फूलों वाली बौछार। देखिए, इस वर्षा में केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लग जाते हैं, इसीलिए इसको फूलों वाली बौछार यानी इसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। फूलों वाली बौछार इसलिए कहा जाता है कि उस बारिश में जो वो बौछार पड़ती है उसमें कहवा के जो फूल है वहां पर खिलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उसको फूलों वाली बौछार कहा जाता है। थर्ड नंबर पर स्थानीय तूफान आता है काल बैसाखी। देखिए, काल बैसाखी क्या होता है? असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाख के महीने में, बैसाख का महीना कौन सा होता है? मार्च अप्रैल का महीना। देखिए, बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती है, मतलब इन पवनों के साथ वर्षा भी होती है। और इनकी कुख्यात प्रकृति, कुख्यात मतलब एक होता है विख्यात मतलब अच्छा होता है, कुख्यात मतलब बुरा। इनकी बुरी प्रकृति का अंदाजा इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से ही लगाया जाता है। देखिए, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। तबाही के लिए इसका नाम क्या रखा गया है? काल रखा गया है। और बैसाख के महीने में आता है तो इस स्थानीय तूफान का नाम क्या हो गया? काल बैसाखी। देखिए, चाय, पटसन और चावल के लिए ये पवनें अच्छी होती हैं। और असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। असम में इन तूफानों का क्या नाम है? बारदोली छीड़ा। इस तरह से जो काल बैसाखी जो स्थानीय जो तूफान है वो असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं। और फोर्थ पर हमारा जो स्थानीय तूफान है जिसको कहा जाता है लू, जो उत्तरी भारत के मैदान में चलती है। देखिए, उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें होती हैं। जो गर्मियों के महीने में हमारे हरियाणा में, राजस्थान में इनमें जो गर्म हवाएं चलती है पूरा दिन, जो बिल्कुल इसको लू कहा जाता है, इसको लू के थपेड़े बोला जाता है कि गर्मियों में अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो लू के थपेड़े लगेंगे। तो वो लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक एक गर्म और शुष्क हवा होती है। दिल्ली और पटना के बीच इसकी जो तीव्रता है वो सबसे ज्यादा होती है। देखिए, जो 4 स्थानीय तूफानों के नाम थे जो गर्मी के ऋतु में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु यानी विंटर सीजन और समर सीजन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए, क्लाइमेट में हमारा चल रहा था सीजन्स यानी ऋतुएं। हमने विंटर सीजन और समर सीजन कर लिया था। आज हम करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु यानी वर्षा ऋतु, हमारा मानसून सीजन। और फोर्थ आता है मानसून के निवर्तन की ऋतु यानी लौटता हुआ मानसून। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु यानी किस तरह से इंडिया में मानसून एंटर करता है वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिगर की हेल्प से समझेंगे कि मानसून इंडिया में कैसे एंट्री करता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये है इंडिया। 0 डिग्री भूमध्य रेखा जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यहां से जाती है कर्क रेखा। जब सन की रेस कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उस टाइम पर कर्क रेखा पर क्या हो जाता है, यानी हमारा जो उत्तरी भारत का मैदान है, उत्तरी भारत के मैदान में टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। इस लो प्रेशर को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध से पवनें कहां चलना शुरू हो जाती हैं? उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है और प्रेशर हाई है। यहाँ से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, इस उत्तरी गोलार्ध में जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये पवनें इस डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन में ऊपर होती जाएंगी, ये भूमध्य रेखा को पार करके इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। और इस डायरेक्शन में मुड़ने के बाद जो हमारे इंडिया की जो शेप है वो ट्रायंगल शेप है। इस तरह से ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है तो इस तरह से बढ़ने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक शाखा कहलाती है हमारी अरब सागर की शाखा और दूसरी शाखा कहलाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा।
इस तरह से ये पवने भूमध्य रेखा को पार करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। इस वाली ब्रांच को बोला जाता है अरब सागर की शाखा और इस वाली ब्रांच को बोला जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस तरह से ये व्यापारिक पवने इस तरह से फैलती फैलती ये इधर से इंडिया में एंट्री करती हैं, ये इधर से इंडिया में एंट्री करती हैं, इस तरह से पूरे भारत में वर्षा करती हैं। तो इस तरह से मानसून जो है इंडिया में एंट्री करता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे इंडिया में एंट्री करता है। देखिए, मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में यानी उत्तरी भारत का जो मैदान होता है वहां पर उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, मई जून के महीने में क्या है, उत्तर भारत के मैदान में टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाते हैं, यानी निम्न वायुदाब की दशाएं वहां पर होना शुरू हो जाती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। देखिए, जून के महीने में जब उत्तरी भारत के मैदान में टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है, तो वो लो प्रेशर हिंद महासागर यानी जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर से आने वाले जो दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पवने हैं यानी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वहां पर प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है। तो उस उत्तर भारत के मैदान के लो प्रेशर को भरने के लिए ये पवने कहां पर एंट्री करना शुरू कर देती है, भूमध्य रेखा को पार करके इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं। देखिए, जब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने इक्वेटर को पार कर जाती हैं, उसके बाद जब वो इंडिया की तरफ बढ़ती है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक बोला जाता है अरब सागर की शाखा और दूसरा बोला जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। भूमध्य रेखा गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवने अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। देखिए, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं जब वो इंडिया की तरफ एंट्री करना शुरू कर देती हैं यानी इक्वेटर को पार करती हैं, तो वो इंडियन ओशन के ऊपर से जाती हैं यानी हिंद महासागर के ऊपर से जाती हैं और वो पवने गर्म होती हैं। इस कारण से क्या है, वो हिंद महासागर से बहुत अधिक मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करती हैं और वो आर्द्रता यानी वो जो मॉइस्चर होता है वो फिर कहां पर गिराती है, वो इंडिया में गिराती है। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इक्वेटर को पार करने के बाद जो उनकी डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट हो जाती है यानी दक्षिण पश्चिम हो जाती है और इसी को क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जो हमारे इंडिया में मानसून सीजन होता है उसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो ऋतु होती है उसमें वर्षा अचानक शुरू हो जाती है और मानसून की पहली जो बारिश होती है उसमें क्या असर पड़ता है कि टेम्परेचर में गिरावट हो जाती है यानी टेम्परेचर लो हो जाता है। जून के पहले हफ्ते में यानी जून के फर्स्ट वीक में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में वर्षा होती है और जुलाई के फर्स्ट वीक में देश के आंतरिक भागों में वर्षा होती है। देखिए, भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। एक अरब सागर की शाखा है, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर की शाखा की। देखिए, अरब सागर की जो शाखा है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस तरह से अरब सागर से जो व्यापारिक पवने चल रही हैं, ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने इधर आके दक्षिण पश्चिम जो मानसून वर्षा करती हैं वो किस तरह से 3 हिस्सों में बंटकर भारत के इस वाले इलाके में बारिश करती हैं। देखिए, अरब सागर की जो शाखा है उसकी जो पहला पार्ट है, पहली जो उसकी ब्रांच है वो आती है इधर से, यानी ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट बिल्कुल ब्लॉक है यानी बीच में से कटा फटा नहीं है, यानी यहां से जो एंट्री करती है जो शाखा, जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की पवने यहाँ से एंट्री करती हैं वो केवल यहाँ केरल, कर्नाटक, गोवा इनके तटीय भागों पर बारिश करती है। यानी ये जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, बिल्कुल उन पवनों को ब्लॉक कर देता है यानी इस वाले हिस्से में पवनों को आने नहीं देता। इस तरह से ये वाली जो हिस्सा है ये वाला बिल्कुल सूखा रह जाता है, जिसको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ से जो पवने एंट्री करती हैं वो सिर्फ तटीय भागों में बारिश करती हैं। ये होगी पहली ब्रांच। उसके बाद अरब सागर की जो दूसरी ब्रांच है वो यहाँ पर मुंबई से जो नर्मदा तापी की घाटी
घाटी है, यहाँ से वो इंडिया में अंदर एंट्री करती है, यानी मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ तक वो पवने जाती है और यहाँ पर बारिश करती है। पहली शाखा यहाँ पर केरल के तट पर टकराती है, यहाँ केरल कर्नाटक गोवा के तट पर टकराकर तटीय भागों में बारिश करती है, अंदर नहीं आने देती उनको पश्चिमी घाट। दूसरी शाखा इधर मुंबई से जो नर्मदा तापी की भ्रंश घाटियां हैं उनसे होकर ये पवने इंडिया के आंतरिक भागों में प्रवेश करती हैं, उसके बाद यहाँ पर बारिश करती है। तीसरी जो अरब सागर की शाखा है, तीसरी शाखा इधर सौराष्ट्र और कच्छ से इधर एंट्री करके अरावली रेंज के साथ साथ ऊपर बढ़ती हुई, यानी ये जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है क्योंकि इन पवनों को यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर अरावली रेंज के साथ साथ इधर हरियाणा और पंजाब में ये पवने जाकर बारिश करती है और हरियाणा और पंजाब में ये पवने इधर बंगाल की खाड़ी से आने वाले पवनों के साथ मिलकर यहाँ पर प्रबल होकर बारिश करती हैं। इस तरह से जो अरब सागर की शाखा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया है कि किस तरह से वो इंडिया में एंट्री करती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मानसून की शाखाओं की, उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं अरब सागर की मानसून पवने। अरब सागर की मानसून पवनों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि किस तरह से 3 तरह से वो इंडिया में एंटर करती है। फर्स्ट आती है कि इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं, जैसे मैंने आपको मैप में बताया था कि पश्चिमी घाट उन पवनों को अंदर जाने से रोकते हैं। ये पवने पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती हैं, आर्द्रता लेकर वो 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। ये पवने तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदानों पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश करती हैं और पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवने नीचे उतरती हैं और फिर क्या होता है, वो गर्म होने लगती हैं। जैसे जैसे पवने ऊपर चढ़ती हैं टेम्परेचर उनका कम होने लगता है और कम टेम्परेचर होने के बाद ये पवने क्या है, वहां पर भारी बारिश करती हैं और पश्चिमी घाट को पार करने के बाद जैसे जैसे पवने नीचे होना शुरू हो जाती है तो ये पवने गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की जो है आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो इस तरह से जो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी हिस्सा है उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि वहां पर बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है। देखिए, अरब सागर से उठने वाली दूसरी शाखा के बारे हम बात करेंगे। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करते हैं, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक वो बारिश करती हैं। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर की बारिश होती है और यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। यानी गंगा के मैदान में प्रवेश करने के बाद अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवने एक दूसरे साथ मिल जाती हैं। तीसरी शाखा कौन सी है? तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती हैं। तो यहाँ यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हैं और पंजाब और हरियाणा में ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की पवनों से मिल जाती हैं। देखिए, जो तीसरी शाखा जो सौराष्ट्र और कच्छ से जो पवने अंदर इंडिया में एंट्री करती हैं वो अरावली के पैरेलल चलती हैं और इस तरह से पंजाब और हरियाणा में पहुंचने के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून पवने हैं उन दोनों का आपस में वहां पर मिलन हो जाता है और इस तरह से क्या है, जो वहां पर ये दोनों पवने मिलने के बाद प्रबल रूप से बारिश करते हैं, यानी भारी बारिश होती है। तो इस तरह से जो पश्चिमी हिमालय यानी विशेष रूप से धर्मशाला में इन पवनों से बारिश होती है। तो इस तरह से अरब सागर से उठने वाले जो मानसून पवने हैं उनको इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, सेकंड हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की। देखिए, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मानसून पवने इंडिया में एंट्री करती हैं। यहाँ भी इंडिया में एंट्री करने के बाद बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो इधर से होती हुई ये गंगा की घाटी की तरफ आगे बढ़ती है और इधर गंगा की घाटी में आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर ये किससे मिल जाती है, अरब सागर से आने वाली मानसून पवनों के साथ मिल जाती हैं। दूसरी शाखा इधर गारो खासी जयंतिया, जो मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, इधर से ये पवने एंट्री करती हैं और यहाँ पर इन पहाड़ियों में ये पवने फंस जाती हैं क्योंकि इनको इधर उधर निकलने का कम रास्ता मिलता है। इस तरह से इन पहाड़ियों में फंसने के बाद ये पवने यहाँ पर भारी बारिश करती हैं। खासी पहाड़ियों के मतलब शिखर पर जो मौसिनराम यानी चेरापुंजी जो मौसिनराम जो जगह है वो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश
बारिश वहां पर होती है, यानी मौसिनराम में क्या है, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इस तरह से यहाँ से जो पवने इंडिया में एंट्री करती हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में, इधर एंट्री करने के बाद ये पवने कहाँ तक जाती हैं, ब्रह्मपुत्र की घाटी तक जाती हैं। तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक जाती है गंगा की घाटी की तरफ और दूसरी जाती है मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से होती हुई, ये कहां तक जाती है, ब्रह्मपुत्र की घाटी तक जाती है। देखिए बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने किस तरह से इंडिया में एंट्री करती हैं। ये पवने म्यांमार के तट और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराती हैं, लेकिन म्यांमार के तट पर स्थित जो अराकान की पहाड़ियां हैं वो इस शाखा के बहुत बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ विक्षेपित कर देती हैं, यानी उसकी तरफ उसको आगे बढ़ा देती हैं। इस तरह से एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी गंगा की घाटी से होती हुई वो पश्चिम की तरफ बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है, और दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक आगे बढ़ती है। एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो खासी की पहाड़ियों से टकराती है और खासी की पहाड़ियों के शिखर पर जो मौसिनराम जो जगह है वहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा वो प्राप्त करता है। देखिए बंगाल की खाड़ी की जो मानसून पवने हैं वो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक गंगा की घाटी की तरफ जाती है, दूसरी वो है मेघालय की गारो खासी पहाड़ियों से होती हुई ब्रह्मपुत्र की घाटी तक जाती है। इस तरह से अरब सागर की मतलब जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अरब सागर की शाखा में और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा में। इस तरह से यहाँ पर हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून यानी इंडिया में जो मानसून की एंट्री है वो यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में जो मानसून के निवर्तन की ऋतु है, किस तरह से भारत से मानसून वापस लौटता है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के लौटने की ऋतु कहा जाता है, यानी मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत तक यानी सितंबर के लास्ट में जो हमारा सितंबर का महीना होता है उसके लास्ट में जो गंगा के मैदान पर निम्न वायु दाब का केंद्र था, यानी जो लो प्रेशर क्रिएट था, वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। यानी हमारा जो ITC-Z जो उत्तरी मैदान पे बना हुआ था वो धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से दक्षिणायन होने से क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और वहां पर प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जो सूरज की किरणें हैं वो दक्षिण की तरफ होना शुरू हो जाती हैं। मानसून के लौटने की ऋतु में मानसून सितंबर के पहले हफ्ते में पश्चिमी राजस्थान से लौट जाता है। देखिए जब ITC-Z दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून पवने थी वो भी कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से मानसून धीरे धीरे इंडिया से लौटना शुरू हो जाता है। तो सितंबर के पहले हफ्ते में पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह से लौट चुका होता है। इस महीने के अंत तक यानी सितंबर के महीने के लास्ट में मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमियों से पूरी तरह से पीछे हट चुका होता है और अक्टूबर के आरंभ में यानी अक्टूबर की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है। धीरे धीरे जो मानसून पवने हैं यानी मानसून जो धीरे धीरे नीचे होना शुरू हो जाता है और नवंबर के शुरू में ये कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ बढ़ता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या है, मानसून लौटता हुआ मानसून कहां पर बारिश करता है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश करता है, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ बढ़ता है और दिसंबर के मध्य तक निम्न वायु दाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। यानी दिसंबर के महीने में जो लो प्रेशर इंडिया के ऊपर क्रिएट था वो पूरी तरह से हाई प्रेशर में बदल जाता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आसमान साफ हो जाता है। साफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बादल हट जाते हैं, बादल यानी मानसून हट जाता है तो बादल हट जाते हैं। इस तरह से आसमान साफ हो जाता है और साफ आसमान होने के कारण क्या है, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। जमीन में अभी भी नमी होती है क्योंकि बारिश का मौसम अभी अभी गया है, तो क्या है जमीन में नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। देखिए आपने फील किया होगा जब बारिश का मौसम खत्म होता है उस टाइम पर क्या है, टेम्परेचर एक बार हाई हो जाता है क्योंकि बादल हट जाते हैं और
जमीन में नमी होती है, जिसके कारण क्या है, जो पसीना आता है वो पसीना बिल्कुल सूखता नहीं है। तो इस तरह से क्या है, मौसम कष्टकारी हो जाता है, मतलब एक तरह से चिपचिपा मौसम शुरू हो जाता है। इस तरह से आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा का नाम दिया जाता है, यानी कार्तिक मास की उष्मा को चिपचिपे मौसम को कहा जाता है। अक्टूबर में तापमान तेजी से गिरने लगता है, यानी जब सितंबर खत्म हो जाता है, अक्टूबर शुरू हो जाता है, तो तापमान धीरे से गिरने लगता है। मानसून के निवर्तन में उत्तरी भारत में सूखा हो जाता है, क्योंकि वहां से मानसून लौट जाता है उत्तरी भागों से, और पूर्वी भागों में बारिश होती है, यानी लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और अक्टूबर और नवंबर में सबसे अधिक वहां पर बारिश होती है। देखिए, ये जो लौटता हुआ मानसून है, लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। इस तरह से इंडिया से मानसून धीरे धीरे बिल्कुल लौट जाता है, वहां पर निम्न वायु दाब का केंद्र बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून और मानसून के निवर्तन की ऋतु यहाँ पर हमारी खत्म होती है, यानी हमारे सीजन्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। देखिए, क्लाइमेट में सबसे पहले आज हम करेंगे वर्षा का वितरण, कि किस तरह से जो बारिश पूरे इंडिया में होती है, कहां पर अधिक बारिश होती है, कहां पर कम बारिश होती है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 125 सेंटीमीटर के करीब है, अगर हम औसत देखें पूरे इंडिया में। लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं का मतलब है कि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्षा होती है, मतलब कहीं पर अधिक वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहां पर अधिक वर्षा होती है। देखिए, अधिक वर्षा होती है पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पर, जहां पर अरब सागर की जो मानसून पवनें हैं वो आके टकराती हैं पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पर। उसके बाद आता है उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, और मेघालय की पहाड़ियां, यानी जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां है, वहां पर भी अधिक वर्षा होती है मानसून से। यहाँ पर जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक पाई जाती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देखिए, जो खासी पहाड़ियां है, खासी पहाड़ियों के शिखर पर जो मौसिनराम जगह है, वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला क्षेत्र है मौसिनराम और चेरापूंजी। इस तरह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से ये दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, जहां पर मध्यम वर्षा होती है, ना अधिक होती ना कम होती, मतलब मीडियम साइज की जो बारिश होती है, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और गंगा का उत्तरी मैदान, और मणिपुर में जो बारिश होती है, यानी मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में मणिपुर भी आता है। मणिपुर में बारिश होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। तो इस तरह से ये जो एरियाज है, यहाँ पर मीडियम साइज की बारिश होती है, ना तो अधिक होती है ना ही कम होती है। नेक्स्ट आता है न्यून वर्षा के क्षेत्र, यानी जहां पर कम वर्षा होती है। उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, उसमें आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और दक्कन के पठार पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। मतलब इन एरियाज में बहुत कम वर्षा होती है। और बिल्कुल कम यानी अपर्याप्त वर्षा के जो क्षेत्र जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है, वे है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर जो मानसूनी पवनें हैं वो सीधा अरावली के पैरेलल सीधा जाके पंजाब हरियाणा में चली जाती है। इस तरह से जो पश्चिमी राजस्थान है वो बिल्कुल सूखा रह जाता है। तो इस तरह से इन एरियाज में बहुत ही कम यानी ना के बराबर बारिश होती है। इस तरह से भारत के एरियाज को अलग अलग बारिश के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कि कहाँ पर अधिक वर्षा होती है, कहाँ पर मीडियम वर्षा होती है, कहाँ पर कम होती है और कहां पर बिल्कुल कम बारिश होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के जलवायु प्रदेश। देखिए, भारत की जलवायु आमतौर पर मानसूनी मानी जाती है, यानी पूरे इंडिया की जलवायु अगर हम देखें तो मानसून प्रकार की होती है। मानसून प्रकार की होने के बावजूद भी इंडिया में जलवायु को लेकर यानी क्लाइमेट को लेकर क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से क्या है, क्लाइमेट को सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिए,
तापमान और वर्षा यानी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इन्हीं के अकॉर्डिंग यानी इन्हीं के बेसिस पर क्या है क्लाइमेट को क्लासिफाई किया जाता है। देखिए भारत के जो जलवायु प्रदेश है यानी भारत की जलवायु को यानी क्लाइमेट को क्लासिफाई करना, उसका क्लासिफिकेशन करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। फिर भी कई ज्योग्राफर ने क्या है भारत की जलवायु को क्लासिफाई किया है। यहाँ हम बात करेंगे कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की, कोपेन ने किस प्रकार से भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। देखिए कोपेन ने अपने जो जलवायु के प्रकार है उनको 5 प्रकारों में डिवाइड किया है। 5 जलवायु उन्होंने अलग अलग यहाँ पर मानी है। फर्स्ट उन्होंने मानी है उष्णकटिबंधीय जलवायु। देखिए कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में उष्णकटिबंधीय जलवायु कौन सी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो यानी गर्म जलवायु जहां पर होती है। सेकंड उन्होंने माना है शुष्क जलवायु। उनके अकॉर्डिंग शुष्क जलवायु क्या होती है? जहां तापमान की तुलना में वर्षण कम होता है यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी एस कहलाता है। देखिए शुष्कता को भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कम शुष्कता होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कम अर्ध शुष्क मरुस्थल माना है और उसको किससे डिनोट किया उन्होंने? कैपिटल एस से डिनोट किया है। और शुष्कता अधिक होने पर यह पूरा मरुस्थल यानी यहाँ पर अर्धशुष्क मरुस्थल और यहाँ पर शुष्कता अधिक होने पर मरुस्थल यानी डब्ल्यू उन्होंने डिनोट किया है, कैपिटल लेटर वाला डब्ल्यू। इस तरह उन्होंने अपने जो क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन किया है वो कुछ कैपिटल लेटर्स में कुछ स्मॉल लेटर्स में उन्होंने उसको अलग अलग प्रकार से रखा है। थर्ड उन्होंने माना है गर्म जलवायु को। उनके अकॉर्डिंग गर्म जलवायु क्या होती है? जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री और -3 डिग्री के बीच में हो, उसको उन्होंने माना है गर्म जलवायु वाले प्रदेश। फोर्थ टाइप की जलवायु उन्होंने मानी है हिम जलवायु। देखिए हिम जलवायु उन्होंने कौन सी मानी है? जहां सबसे गर्म महीने का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है वो -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, वो उन्होंने माना है हिम जलवायु में। फिफ्थ आती है बर्फीली जलवायु। देखिए बर्फीली जलवायु उन्होंने मानी है जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो। इस तरह से कोपेन ने अपने जलवायु को 5 प्रकारों में डिवाइड किया है। देखिए कोपेन ने जलवायु के प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है, मतलब इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का यूज किया है। देखिए जो कोपेन ने जलवायु के जो पार्ट किए थे, जो जलवायु के प्रकार किए थे, उनको सब पार्ट में भी डिवाइड किया है। देखिए उन्होंने किस तरह से कौन कौन से लेटर्स को किसके लिए यूज किया है। उन्होंने एस को यानी एस कैपिटल लेटर को यूज किया है अर्ध मरुस्थल के लिए। सेकंड डब्ल्यू कैपिटल लेटर को यूज किया है मरुस्थल के लिए। स्मॉल एफ को यूज किया है उन्होंने पर्याप्त वर्षण के लिए। स्मॉल एम को यूज किया है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, उसको उन्होंने डिनोट किया है स्मॉल एम से। स्मॉल डब्ल्यू का यूज किया है उन्होंने शुष्क शीत ऋतु के लिए और स्मॉल एच का उन्होंने यूज किया है शुष्क और गर्म जलवायु प्रदेश के लिए। स्मॉल सी का यूज किया है 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, उसके लिए यूज किया है उन्होंने स्मॉल सी का। और स्मॉल जी का यूज उन्होंने किया है गंगा के मैदान के लिए। देखिए कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश की किस तरह से कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को अलग अलग तरह से विभाजित किया है। देखिए इधर हमने लिया है जलवायु के प्रकार और इधर लिया है क्षेत्र यानी एरियाज। फर्स्ट आता है AMW यानी ए है कैपिटल लेटर में और MW है स्मॉल लेटर में। इस AMW में उन्होंने कौन सी जलवायु का प्रकार लिया है? उन्होंने लिया है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। और उसका क्षेत्र कौन सा है, मतलब ये ऋतु ये जो जलवायु है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? वो पाई जाती है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। सेकंड हमारी आती है ए कैपिटल लेटर में और एस स्मॉल लेटर में यानी एएस उन्होंने जलवायु का प्रकार माना है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। और वो क्षेत्र कौन सा है जहां पर ये जलवायु पाई जाती है? वो क्षेत्र है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट।
थर्ड आती है AW, ए कैपिटल लेटर में, W स्मॉल लेटर में। वो जलवायु का प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार। यानी ये जो उन्होंने वर्ड्स लिए हैं, ये जो लेटर्स लिए हैं, उन्होंने लिए हैं कि अगर इस टाइप की जलवायु हो तो उस जलवायु को इस लेटर से डिनोट किया जाए। तो इस तरह से AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार ये पाई जाती है कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतम भाग। फोर्थ आती है BSHW, BS कैपिटल लेटर में, HW स्मॉल लेटर में। उन्होंने उसको लिया है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के लिए। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई कहाँ जाती है, उसका क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब का कुछ भाग। नेक्स्ट जलवायु का प्रकार आता है BWHW, यानी BW कैपिटल लेटर में और HW स्मॉल लेटर में। BWHW माना है उन्होंने गर्म मरुस्थल के लिए डिनोट किया है, और वो क्षेत्र पाया जाता है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। नेक्स्ट आता है CWG उन्होंने लिया है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। यानी ये इस टाइप वाली जलवायु का प्रकार उन्होंने CWG माना है, और वो एरिया जहां पर ये जलवायु पाई जाती है वो है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। देखिए नेक्स्ट आता है DFC, D कैपिटल लेटर में और F4C स्मॉल लेटर में। DFC उन्होंने लिया है लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, और वो एरिया पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में इस टाइप की जलवायु पाई जाती है। और लास्ट हमारा आता है कैपिटल E उन्होंने लिया है ध्रुवीय प्रकार के लिए। ध्रुवीय प्रकार मतलब जो हमारा हिमालय वाला एरिया है, और उसमें जो एरियाज आते हैं वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। इस तरह से कोपेन ने भारत की जलवायु प्रदेश को 8 भागों में विभाजित किया है, और इस तरह से ये 8 पार्ट में अलग अलग टाइप की जलवायु पाई जाती है। और अलग अलग टाइप की जलवायु कौन कौन से एरियाज में पाई जाती है वो हमने यहाँ देखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, यानी भारत के आर्थिक जीवन पर मानसून का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से मानसून भारत की आर्थिक स्थिति को इफेक्ट पहुंचाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मानसून वो धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। कैसे घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनसंख्या यानी जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। देखिए भारत में जो बारिश होती है वो केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और भारत में जब बारिश होती है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में अधिकतर जनता क्या है, कृषि खेती करती है, कृषि करती है। तो इस तरह से मानसून वो धुरी है जिस पर समस्त भारत का, यानी अगर मानसून आएगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इस तरह से मानसून जो है भारत की कृषि को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त सारे भारत में वर्ष भर गर्मी रहती है, और जिससे सारा साल खेती की जाती है। देखिए हिमालय क्षेत्र में आपको पता है कि वहां पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है, मतलब जो ध्रुवीय, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो ध्रुवीय इलाकों में क्या है, पूरा साल बर्फ जमती है। लेकिन जो हिमालय को छोड़कर जो शेष भारत हमारा बचता है उसमें वर्ष भर गर्मी रहती है, यानी जो सर्दी की ऋतु है वो तो थोड़े टाइम के लिए होती है, मतलब लगभग वर्ष भर गर्मी रहती है, जिससे सारा साल वहां पर खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। देखिए मानसून प्रकार की जलवायु होने के बावजूद भी भारत में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है जलवायु के प्रकारों में। तो इस तरह से अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इस तरह से मानसून जलवायु क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय विभिन्नताएं होने के कारण अलग अलग जलवायु उगाने में सहायक होती है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में वर्षा और कुछ भागों में बाढ़ का कारण बनती है। देखिए जैसे हमारा बिहार है, बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है, क्योंकि वहां पर क्या है, हर वर्ष ज्यादा बारिश होती है। तो वर्षा की परिवर्तनता यानी वर्षा कहीं पर अधिक होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर तो केवल वर्षा का नाम होता है और कुछ भागों में वर्षा जो है बाढ़ का कारण बनती है। तो इस तरह से भारत का जो आर्थिक जीवन है वो मानसून पर काफी हद तक मानसून पर डिपेंड होता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। देखिए मृदा अपरदन क्या होता है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है
इंडिया में तो अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है और भारी बारिश होती है, जिससे बारिश अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाती है। उसको कहा जाता है मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन। तो एकदम से जब मानसून का प्रस्फोट होता है, एकदम बारिश होना शुरू होती है, तो उस टाइम पर क्या है, मृदा का बहुत अधिक मात्रा में इरोजन हो जाता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली जो शीतकालीन वर्षा है, यानी जो सर्दी की ऋतु में जब बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभों यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा जो बारिश होती है, वो बारिश रबी की फसलों के लिए यानी जो सर्दियों में जो फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूं की फसल है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र, आवास की विविधताओं से उजागर होती है। देखिए, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की होने के बावजूद भी उसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे हिमालय रीजन में सर्दी ज्यादा पड़ती है, वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां के जो व्यक्ति हैं वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, यानी हैवी वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। और जो नीचे वाले एरिया से, जैसे उत्तरी भारत के मैदान में इतनी सर्दी नहीं पड़ती, तो नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स यानी सर्दी के महीनों में अपने ऊनी वस्त्र और गर्मी की ऋतुओं में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो इस तरह से क्या है, भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं कैसे कैसे पता चलती हैं, हमें भोजन से पता चलते हैं। जैसे इंडिया में जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान है, वहां पर ज्यादातर क्या है, गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, तो वहां पर गेहूं चावल भोजन के रूप में खाया जाता है। लेकिन जो हमारा साउथ वाला एरिया, वहां पर फिश ज्यादा खाई जाती है और चावल ज्यादा खाया जाता है। तो इस तरह से भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या है, भोजन, वस्त्र और आवास की विविधताओं से उजागर होते कि भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर मानसून और भारत का जो आर्थिक जीवन, जो मानसून और भारत का आर्थिक जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो हमने यहाँ पर देखा है। तो इस तरह से हमारा क्लाइमेट का पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसको हमने 7th पार्ट में डिवाइड किया है और सारे पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।